भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की से आपकी सीटेट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का पूरा चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। पूरा टॉपिक, तीनों टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनसे पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में ज़्यादातर जो सारे प्रश्न हैं वो 2015 में इन तीनों से पूछे गए हैं। इसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी अध्यापक चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज के जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़े से टफ हैं, ठीक है, क्योंकि जो सरल प्रश्न है वो बहुत कम आते हैं। देखिए, सीटेट का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। सीटेट हमेशा 3 प्रश्न देता है एकदम टफ, उसके बाद एक प्रश्न देता है सरल, 3 प्रश्न देता है टफ, उसके बाद एक प्रश्न देता है इजी। जिससे क्या होता है कि बच्चा के मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बच्चे का बना रहे। तो इसी तरह से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आपके साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा, तो इसलिए सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु, देखिए यहां पर है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, एक कक्षा में रिया है और जो ऋषभ है उसने पिकनिक का जो प्लान है वो बनाया है। और यहाँ पर जो रिया है वो ये सोचती है कि जो भी बहुमत मिली है उसको अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन करना चाहिए। और ये जो विरोध है सहपाठी का, ये विरोध है, ये क्या है जीन पियाजे के अनुसार? तो विषमांग नैतिकता, ये विषमांग नैतिकता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता ही होगा जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, जीन पियाजे ने भाषा विकास का सिद्धांत भी दिया है। आप जीन पियाजे वाली वीडियोस में जरूर देखिएगा, मैंने वहां पर जीन पियाजे के तीनों सिद्धांत को डिस्कस किया है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है विषमांग नैतिकता, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी चीज हो रही है कि वो विरोध कर रही है, सहपाठी विरोध। तो विषमांग नैतिकता यहाँ पर नहीं है। संज्ञानात्मक परिपक्वता, अब इसमें किसी भी प्रकार की संज्ञानात्मक परिपक्वता नहीं हो सकती है। प्रतिक्रिया, उसने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, सहयोग की नैतिकता। यहाँ पर रिया क्या करना चाह रही है? सहयोग करने की नैतिकता दे रही है। और ये सारे के सारे पॉइंट क्या है? नेगेटिव है। ये 2 पॉइंट नंबर 1 विषमांग नैतिकता और प्रतिक्रिया, ये नेगेटिव पॉइंट है। और किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो सहयोग करना चाहती है, तो सहयोग की नैतिकता यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए पहले वाले 11वें प्रश्न का आंसर जो होगा 4 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, थोड़े से टफ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? समर्थित मतलब किसके द्वारा सिद्ध होता है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। जितना संभव हो उतनी आकृति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो देखिए, परीक्षाओं का आयोजन करना तो अपने आप में ही एक नेगेटिव पॉइंट है ना। आपको पता होगा सीटेट में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बहुत होते हैं। उन सभी को मैं आपकी परीक्षा से पहले डिस्कस कर दूंगा। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि परीक्षा लेना एक नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाता है। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, जो पारस्परिक हमारी पुरानी पद्धतियां हैं उसको सुदृढ़ बनाने के लिए गतिविधियां आयोजित करना। तो हम दूसरा ऑप्शन और पढ़ के देखते हैं। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, तो अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ये, बच्चे को वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। याद रखेंगे, ये ईवीएस में भी पूछा जाता है आपसे, हिंदी में भी पूछा जाता है। और ये जो आप जीन पियाजे पढ़ते हैं, जीन पियाजे से प्रश्न आपके हिंदी में भी पूछे जाते हैं, जीन पियाजे से प्रश्न आपके इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, जीन पियाजे से प्रश्न आपके ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन में भी पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पॉइंट है हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान, तो पर्सनली जो गतिविधियां हैं वो कराए शिक्षक, तो ये तो अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों को साथ मिलकर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसे सहयोग की भावना आएगी और जो सामाजिक विकास का सिद्धांत था वो भी इसको वेरी करता है, ठीक है।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट कौन सा था? तीसरा, एक समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना और विविधतापूर्ण मतलब कई सारी विविधताएं हो उसमें, ठीक है, कई तरह के लोग हों, कई तरह के बच्चे हों, कई जाति लिंग के बच्चे हों उसमें, उसको बोलते हैं विविधतापूर्ण वातावरण। तो ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है। तो तीसरा आंसर होगा 12वीं का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग से प्रश्न पूछा गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? प्रश्न में पूछा गया है जो नैतिकता है किस स्तर में नहीं पाई जाती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। तो स्तर 3, 4, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें जो पहली अवस्था या फिर पहला स्तर था पूर्व संक्रियात्मक वाला, उसमें लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया था जो बालक है उसमें नैतिकता नहीं होती है। बालक में जो नैतिकता है वो किस वजह से आती है? दंड से बचने के लिए। तो दंड से बचने के लिए थोड़ी बहुत वो नैतिकता दिखाता है, और शून्य नैतिकता होती है लगभग स्तर 1 में। जब बालक छोटा होता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नैतिकता नहीं होती है, और ना ही वो नैतिकता को ज़्यादा समझ पाता है। तो 13वीं वाली का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए ये अपने आप में एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाने जाता है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जीन पियाजे जब मैंने आपको पढ़ाया था तो जीन पियाजे की पुस्तक से कई सारे ऐसे टर्म निकले थे, लगभग 10 से 15 ऐसे टर्म थे जिनको मैंने आपको पढ़ाया था। तो उन सभी टर्मों को आपको याद रखना है कि किस टर्म को क्या बोला है जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर बोला गया है कि नई जानकारी जोड़ने को किसी प्रचलित योजनाओं में, यानी कि पहले से कोई जानकारी है बच्चे के पास, उसमें बच्चे ने एक और नई जानकारी जोड़ ली, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सारे ऑप्शन लगभग सेम हैं, तो आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट है क्या। अब आप यहाँ पर पढ़ते हैं समायोजन। समायोजन को बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं? कि जब आपके पास कोई भी जानकारी हो और नई जानकारी आपको मिली और पुरानी जानकारी से कन्फ्लिक्ट कर रही हो, ठीक है, प्रतिद्वंद कर रही हो, तो आप उसमें उस वाली पुरानी जानकारी को पुनर्गठित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुरानी जानकारी को पुनर्गठन करना पड़ेगा, उसमें नई जानकारी जोड़नी पड़ेगी और उसको दोबारा से पुनर्गठन करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं समायोजन। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट क्या है? सारी जो चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। एडजस्टमेंट जब आप कर रहे हो, यानी कि पुरानी कोई जानकारी आपके पास है, नई जानकारी मिलने पर आप क्या करोगे? आप उसको पुनर्गठित करोगे, ठीक है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट है साम्य धारण। मैंने आपको एक वर्ड बताया था साम्य अवस्था, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या करना होता है? इक्विलिब्रियम, यानी कि दो चीज़ों को बराबर करना होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान करना होता है। तो यहाँ पर समान करने वाली बात नहीं हो रही है, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा और समायोजन वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि पुरानी जानकारी में, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी केवल जोड़ रहे हैं, उसका पुनर्गठन नहीं कर रहे हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं हुआ है। तीसरा ऑप्शन है आत्मसात्मीकरण। मैंने आपको क्या बताया था आत्मसात्मीकरण में? आत्मसात्मीकरण जीन पियाजे ने उस सिचुएशन को बोला है जब बालक पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपना, ठीक है। जैसे बालक ने एक बिल्ली देखी, मैंने आपको यही एग्जाम्पल बताया था, फिर उसके बाद उसने सफ़ेद बिल्ली देख ली। पहले बालक ने एक बिल्ली देखी, भूरी बिल्ली, फिर बालक ने सफ़ेद बिल्ली देख ली, तो बालक समझ जाएगा कि ये भी बिल्ली है, लेकिन किस तरह से रंग की है? सफ़ेद रंग की। तो यहाँ पर क्या है? पुरानी जानकारी थी, एक और नई जानकारी ऐड हो गई, कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। संगठन तो आपको पता ही है, संगठन बनाना, तो इससे संबंधित नहीं है, ये आपको याद रखना है। साम्यावस्था, साम्य धारण, समायोजन, आत्मसात्मीकरण या आत्मसात्मकरण, या फिर अनुकूलन, तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। इसका 14 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो जीन पियाजे ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, तो और उसमें जीन पियाजे ने, मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या है? प्रभावित करती है संज्ञानात्मक विकास को, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन प्रभावित नहीं करेगा। सामाजिक अनुभव, सामाजिक अनुभव संबंधित है दोस्तों वाइगोत्स्की से। जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, ये उससे संबंधित है। सामाजिक अनुभव हमने उसमें पढ़ा था। परिपक्वन
मैच्योरिटी, तो ये संबंधित है, ये भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। क्रियाकलाप, तो जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी सामाजिक जो संज्ञानात्मक विकास है उसको प्रभावित करते हैं, तो ये भी ऑप्शन करेगा। तो यहाँ पर सामाजिक अनुभव, जो सामाजिक रूप से अनुभव प्राप्त होगा वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो 15 वाली का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या बोलेंगे? तो पार्श्वकरण, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र हमने किस में पढ़ा था, वाइगोस्की में, ठीक है, जो ZPD, दूरस्थ विकास का क्षेत्र समीपस्थ, तो ZPD में जब हमने पढ़ा था ZPD, ठीक है, तो ये तो वाइगोस्की से संबंधित है। सहारा देना, तो दोस्तों ये जो वाला प्रश्न है इसका जो जवाब है आप देंगे नीचे कमेंट्स में, ठीक है। इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आप देंगे नीचे कमेंट्स में जवाब, ठीक है। मैं सबको रिप्लाई करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि पुष्पा कोई भी एक समस्या समाधान नहीं कर पा रही है, फिर भी वह एक वयस्क, कोई भी उससे बड़ा है, उसके मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस अब देखिए प्रश्न भी मैं नहीं समझाऊंगा आपको, प्रश्न को अगर मैं क्लैरिफाई कर दूंगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन जो आपकी परीक्षा होगी वहां पर तो इसी तरह का ये प्रश्न आया है 2015 में। तो 2015 में ये जो प्रश्न पूछा गया है तो आपको अपने आप भी समझना है, ये प्रश्न को वहां पर क्लैरिफाई करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको अपने आप समझना है। तो इसको समझ के आंसर दीजिएगा आप नीचे कॉमेंट्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था उसमें उन्होंने अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पहली अवस्था का नाम क्या था, पूर्व परंपरागत। इसका जो समय था वो था दोस्तों 4 से 7 था या फिर 4 से 10, ठीक है, याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 4 से 10 वर्ष का था। अब यहाँ पर अब देखिए जो पहला, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि पूर्व परंपरागत जो स्तर था लॉरेंस कोहलबर्ग का, तो उसमें एक जो व्यक्ति है वो किस तरफ प्रवृत्त होता था। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बालक इसमें क्या है, छोटा होता है, उसकी कोई भी व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाएं नहीं होती हैं। व्यक्तिगत मूल्य, अब उसके जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से आगे, बच्चा छोटा है, क्योंकि बात हो रही है पूर्व परंपरागत यानी कि पहले स्तर की। पारिवारिक अपेक्षाएं, तो पारिवारिक अपेक्षाएं बालक में कहां से आ गई, क्योंकि बात हो रही है पूर्व परंपरागत स्तर की। अंतर्निहित संभावित दंड, हाँ मैंने आपको क्या बताया था, जो पूर्व परंपरागत अवस्था है उसमें जो बालक है वो थोड़ी बहुत नैतिकता दिखाता है। किस वजह से दिखाता है, तो एक तो बालक सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी कि स्वयं केंद्रित होता है, अहम केंद्रित होता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। और इसके अलावा दंड से बचने के लिए अवॉइड पनिशमेंट, मैंने आपको क्या बताया था, अवॉइड पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट से बचने के लिए थोड़ी बहुत नैतिकता दिखाता है। तो ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था से। तो इस वजह से जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की क्रिया डैश कहलाती है। तो कोई भी पहले की जानकारी है, नई जानकारी है और पहले की जानकारी में उसको ऐड करके बदलाव कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है। आत्मसातकरण, मैंने आपको क्या बताया था, आत्मसातकरण या फिर आत्मसातमीकरण एक ही बात है। और इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि पुरानी जानकारी को नई जानकारी में, पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड कर लेना। और इसके लिए अभी अभी एग्जांपल दिया मैंने कि एक बिल्ली को देखकर, भूरी बिल्ली को देखता है बालक, फिर सफ़ेद बिल्ली को देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि ये भी क्या है, बिल्ली है। समायोजन एडजस्टमेंट होता है जब चीज़ें क्या है, एक जानकारी दूसरी जानकारी से कन्फ्लिक्ट करने लग जाती है, वहाँ पर जानकारी को क्या करना पड़ता है, पुनर्गठन करना पड़ता है उसका, यानी कि उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर चेंजेस वाली बात नहीं हो रही है। अहम केंद्रता, तो अहम केंद्रता वाली बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है। अनुकूलन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये अनुकूलन। अनुकूलन कहते किसे हैं, देखिए अनुकूलन कहते हैं अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को हमने अडॉप्ट कर लिया, कोई चीज़ हमारे पास आई हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। समायोजन होता है कि
हमें खुद से अडॉप्ट होना पड़ा है किसी चीज़ के लिए, यानी कि कोई चीज़ है हमारे फेवर में नहीं है, फिर भी हमें उसको यूज़ करने के लिए उसके फेवर में हमें होना पड़ा। अनुकूलन होता है कि खुद को अडॉप्ट अपने पास ही करना पड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अनुकूलन है इसका ही एक भाग है समायोजन। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ, अनुकूलन बोलते हैं अडॉप्टेशन को, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को अपने अनुसार ढाल लेना। अब जो जो अडॉप्टेशन है और जो अनुकूलन है, ये दो चीज़ें आती है इसमें। एक तो समायोजन आता है इसमें, समायोजन मैंने आपको बताया नई जानकारी को पुरानी जानकारी में ऐड करके पुनर्गठन करना। और एक वर्ड होता है अनुकूलन से संबंधित, एक वर्ड और होता है समावेशन। एक होता है समायोजन, एक होता है समावेशन, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। समायोजन मैंने आपको क्या बताया कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ऐड करना और उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो मतलब उसको पुरानी जानकारी मतलब थोड़ी सी गलत हो गई है तो पुनर्गठन करना, तो ये होता है समायोजन। समावेशन क्या होता है? समावेशन होता है एसिमिलेशन, किसी भी जानकारी को दूसरी जानकारी में सीधा सीधा ऐड कर लेना बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, उसको बोलते हैं समावेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे अनुकूलन क्या है, समायोजन क्या है, समावेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वाले इसका जो आंसर था वो मैंने आपको बता दिया, क्या था? आत्मसात्मीकरण या फिर आत्मसात्करण, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पुरानी जानकारी को नई जानकारी में ऐड करना होता है। 19वां प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं। अब देखिए, अब इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसको 2 बार भी पढ़िएगा, 3 बार भी पढ़िएगा तो मतलब प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, यानी कि वो सहयोग करते हैं किसी दूसरे का या फिर सहयोग लेते हैं, तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। देखिए, अब बात हो रही है वयस्क की, फिर बात हो रही है बच्चों की, यानी कि कोई भी वयस्क है, सहयोग कर रहा है, ठीक है, सहयोग ले नहीं रहा है क्योंकि सहयोग कर रहा है, तो क्या क्या होता है उससे कि बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को, जो भी बच्चे प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, उसको संभावित क्षमता के स्तर, यानी कि जो हमने संभावित किया है उसको, मतलब जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उसको बेहतर करना, आप ये समझ सकते हैं। इसका थोड़ा सा और सरल बना देता हूँ कि बच्चे जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उसको और ज़्यादा सरल बनाना, उसकी तरफ ले जाते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम? तो इसका सबसे पहले आंसर बताता हूँ, सहयोग करना, सहयोग देना। तो ये चीज़ क्या है? सहयोग देना। इसका जो आंसर है सीधा सीधा ऑप्शन है। और एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ सीटेट परीक्षा के लिए, कि जब प्रश्न ज़्यादा टफ हो, जब प्रश्न क्या हो आपका, ज़्यादा टफ हो, यानी कि कठिन प्रश्न हो, तो कठिन प्रश्न का जो आंसर है ज़्यादातर 80% हमेशा सरल वाला ही होता है। जो ऑप्शन सरल वाला है वही ज़्यादातर आंसर होगा। याद रखेंगे, कोई भी प्रश्न ज़्यादा कठिन है तो उसका जो आंसर है जो सरल वाला होगा, ठीक है। तो सहयोग देना, देखिए सहभागी अधिगम, तो अधिगम की तो कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल सहयोग करने की बात हो रही है, अधिगम चीज़ अलग है, और इन दोनों ऑप्शन में अधिगम अधिगम है, तो यहाँ पर ये हमारा कट गया। समीपस्थ विकास, तो मैंने आपको बताया वही है, ये ZPD जो हमने वाइगोस्की में पढ़ा था, और यहाँ पर सहयोग देना ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा 19 वाले का, ठीक है, याद रखेंगे। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय, बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न मैंने रखा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन ना हो आपका। देखिए जो चल ये बातें मैं बाद में बताऊंगा, दूसरी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर प्रश्न डिस्कस करता हूँ कि बच्चे सक्रिय ज्ञान तथा उन्हें वैज्ञानिक, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो किसने बोला है? तो बड़ा ही आसानी है, जीन पियाजे ने बोला है बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक, और उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने ज्ञान का खुद सृजन करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो एकदम सरल और बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन है, तो आप याद रखेंगे किसकी है? जीन पियाजे की। जब हम युंग की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, ये चैप्टर में शायद मैंने पढ़ा दिया या फिर नहीं पढ़ाया, नीचे कमेंट्स करके बताना। व्यक्तित्व वाला चैप्टर, पर्सनैलिटी वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, तो पढ़ाया या फिर नहीं पढ़ाया। तो जो युंग थे उन्होंने उसमें व्यक्ति की जो वो बताई थी कि किस तरह का व्यक्तित्व होता है व्यक्ति में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी।
जो व्यक्तित्व जो बताए हैं वो युंग ने बताए हैं। स्किनर का आपको पता ही है, पावलव का आपको पता ही है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और स्किनर का भी आपको पता ही है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और पावलव का आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पता ही है, और ये जीन प्याजे का स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 20 वाले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। दोस्तों ये हैं कुछ और 10 नए प्रश्न जो प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से आपकी सीटेट परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद है कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।